क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाके पर उपनिवेश कैसे बनाए, आय के साधन कैसे जुटाए और लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और अपने मनपसंद की फसल को कैसे उगवाना चालू किया, यानी खेती करवाना चालू किया। सबसे पहले बात आती है बंगाल की दीवानी। देखो, अंग्रेज़ यहाँ पर आए, अंग्रेज़ ने यहाँ पर आके शासन चलाया, तो इसके पीछे हमारे भारतीय लोगों का ही सबसे बड़ा गलती था। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी नियुक्त कर दी, यानी कि इसको कह दिया कि अब तुम खुद से उसके ऊपर शासन चलाओ। दीवान बनने के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूलने का अधिकार मिल गया था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों में मुख्य शासक बन गई थी। ठीक है, अब उसे अपने ज़मीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरी तरह से जुटाया जा सके। तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स मैंने खुद से तैयार किया है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले मुग़ल बादशाह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान नियुक्त कर दिया और उसके बाद उसने क्या किया, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूलना चालू कर दिया, क्योंकि अब उसके पास मालिकाना हक आ गया था। ठीक है, उसके बाद जो भूभाग इसके नियंत्रण में था, इसके कंट्रोल में जो भूभाग था, उस पर जो है ये शासक बन बैठा था। उसके बाद क्या हुआ, जो ज़मीन था उस पर ये शासन चलाने लगा और अपना आमदनी, यानी अपना जो भी पैसा कमाएगा, पैसा कमाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। आप कहीं पे जाओगे, कहीं पे जाके घर बनाओगे, तो वहाँ पर आपको भी पैसा कमाना होगा। ठीक है, तो अपने आमदनी को व्यवस्थित करने का इसे अब रास्ता ढूंढना था। इसके लिए इसने ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कि कंपनी के खर्चे और आमदनी जुटाई जा सके। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्थानीय शासक को नियंत्रित करना। तो कंपनी देखो सबसे पहले कहीं पर जाती है या आप भी कहीं पर पहले जाओगे तो वहाँ पर पहले से कोई शासक होगा। आप ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट कहीं पे जाके आप बॉस बन जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पे जाके रंगदारी करने लगोगे। आपसे पहले भी तो वहाँ पे कोई ना कोई रंगदार होगा ही। ऐसे ही कंपनी भी ये बात उसको समझ में आ रही थी। ठीक है, कंपनी को यह बात समझ में आने लगी कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। कंपनी बाहरी ताकत होने की वजह से उन लोगों को शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। ठीक है, क्योंकि ये बाहर के लोग थे। कंपनी में जो भी कंपनी के लोग थे वो कहाँ के थे, तो वो बाहर के थे, अंग्रेज़ थे। तो उन्हें उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ताकत और सम्मान था, उन लोगों को कंट्रोल में करना चाहती थी। ऐसे में लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ये बात कंपनी भी जानती थी। देखो, आप कहीं भी जाओगे, किसी भी लोग को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो, उसे कुछ लालच दे सकते हो, उसे बता सकते हो कि यार तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो तुम लालच दे के उसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन पूरी आबादी को ख़त्म नहीं कर सकते। ये कंपनी को भी इस बात का अच्छे से पता था। अब आता है कंपनी की आमदनी। ठीक है, आपको तो दीवानगी मिल गई, कंपनी को दीवानगी मिल गई, अब तो कंपनी अपना खुद का शासन वहाँ पर चला सकती थी। ठीक है, तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को क्या समझती थी, तो वो एक व्यापारी कंपनी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की नियमित व्यवस्था से हिचकिचा रही थी। कौन हिचकिचा रही थी, तो कंपनी जो है वो हिचकिचा रही थी। इसे दीवानगी मिल गई थी, लेकिन अभी तक ये क्या समझ रही थी कि मैं एक व्यापारिक कंपनी ही हूँ। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर रही थी, भारी भरकम लगान तो चाहती थी, हम लोगों से लगान चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली नियमित व्यवस्था से हिचकिचा रही थी।
उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे। किसकी कोशिश थी? तो ये कंपनी की कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व यानी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो हासिल करे और कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। ये किसकी सोच थी? तो ये कंपनी की सोच थी। इसी कारण क्या हुआ कि 5 साल के भीतर, यहाँ पर देखो, इसी कारण क्या हुआ कि 5 साल के भीतर कंपनी बंगाल में जो सामान खरीदती थी उसका कीमत का जो है मतलब मूल्य जो है दुगना हो गया। ठीक है, 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का जो मूल्य था वो क्या हो गया? दुगना हो गया। 1765 से पहले जो है ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाया जाता था। ठीक है, ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात किया जाता था और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदा जाता था। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी, क्योंकि अब बंगाल जो है किसके अधीन था? तो अब बंगाल जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर आमदनी होती थी उसी से सामान खरीदा जा सकता था आयात के लिए। मतलब कहाँ पे आयात के लिए? ब्रिटेन भेजने के लिए सामान अब यहीं पर जो आमदनी होती उसी से खरीदा जा सकता था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल नोट्स है, ज़्यादा टेंशन मत लेना है और आराम से पढ़ते जाओ। ठीक है, जो भी है नोट्स में एकदम सिंपल भाषा है, मैंने खुद से तैयार किया है। हर एक पॉइंट को पढ़ के, हर एक पॉइंट को कवर करके मैंने इस नोट्स में दिया है। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो कमेंट करना PDF नोट्स, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लिंक दे दूंगा नोट्स का, तुम वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब आती है बंगाल की अर्थव्यवस्था का संकट। देखो, कहीं पर भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो है ना संकट आने लगता है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो तो पानी की संकट आ जाती है। और तुम खाना बर्बाद करते हो तो खाने की संकट आ जाती है। बहुत तरह के संकट आते जाते हैं। ठीक है, तो जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर जो थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी, क्योंकि बंगाल जो था वो कंपनी के अधीन था। इसीलिए बहुत कम कीमत पर जो कारीगर थे वो अपनी सामान को कंपनी को बेचते थे जबरन, मजबूरी में आकर। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का जो है वो उत्पादन गिर गया था और खेती जो है वो चौपट होने की दिशा में बढ़ती जा रही थी। कंपनी की नीति के कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संकट में फंस गई। कंपनी ने जो नीति बनाया उसके कारण जो थी बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या होने लगी थी? तो संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर को अपना जो ये था वो बहुत कम कीमत पे बेचना पड़ता था। ठीक है, देखो ये जो लाइन है ना, ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस लाइन को यहाँ से ऐसे करके काट देना। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि मतलब कोई लाइन डबल बार हो जाता है तो इस लाइन को यहाँ से ऐसे करके काट देना। ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है ऊपर भी था। ठीक है, तो बंगाल की अर्थव्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे फंसती जा रही थी। किसान भारी लगान के बोझ तले दब गए और खेती का उत्पादन ये दोनों प्रभावित होने लगा। खेती और उत्पादन जो है दोनों प्रभावित होने लगा। इसी कारण क्या हुआ कि इसी कारण जो है बंगाल में अकाल आ गया। तो 1770 में जो है बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा था। 1 करोड़ आबादी जो है उस समय का कुल आबादी का 1/3 हिस्सा था। खेती बर्बाद हो गई, गांव की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने सोचा कि अस्थाई बंदोबस्ती करते हैं, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। क्या करते हैं? तो परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगता था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों अधिकारियों को क्या लगता था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। बंगाल की बिगड़ती स्थिति को देखकर 1773 में बंगाल की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया। इस बंदोबस्ती की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को
जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। राजाओं और तालुकदारों को जो है वो जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किसे? तो राजाओं और तालुकदारों को उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि जो थी वो अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। ठीक है, कंपनी जो लगान लेती वो जो है वो अस्थायी रूप से तय कर दी थी, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट इसीलिए नाम रखा गया अस्थाई बंदोबस्ती की। लगान जो है वो परमानेंट फिक्स था कि इतना ही लगान देना है आपको। ठीक है, इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्चा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, ताकि ये लोग अपने ज़मीन में सुधार कर सके। इस व्यवस्था में क्या हुआ था? इस व्यवस्था में जमींदारों को, अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। उनका कार्य किसानों से लगान वसूलकर कंपनी को देना था। कंपनी ने राजस्व की राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी थी। ये किसमें है? तो ये है अस्थाई बंदोबस्ती। लेकिन इसमें भी समस्या आई। कोई भी नियम कानून आता था, सब में समस्या आता ही है। ठीक है, ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है जिसमें समस्या नहीं आती है। तो अस्थाई बंदोबस्ती में क्या समस्या आई? अस्थाई बंदोबस्ती से कई समस्या उत्पन्न हुई। जमींदारों की हर हाल में कंपनी को लगान देना पड़ता था। ठीक है, यदि वो भुगतान नहीं करते तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, कोई भी हाल में, अकाल पड़े या फिर फसल खराब हो, कुछ भी हो, आपको लगान देना ही है। अकाल पड़ जाए या फिर फसल खराब हो जाए, कुछ भी हो, आपको लगान देना ही है। यदि आप भुगतान नहीं करते हो तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए जमींदार किसानों से अधिक लगान जो है वो वसूल करने लगे। किसानों की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती गई। अब आता है जमींदारों और कंपनी की स्थिति। जमींदार और कंपनी की क्या स्थिति थी? तो 19वीं सदी की शुरुआत में फसलों की कीमत बढ़ी और खेती का विस्तार हुआ। इससे जमींदारों की आय बढ़ गई, लेकिन कंपनी की कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिला क्योंकि उसने राजस्व की राशि पहले से अस्थायी रूप से तय कर दी थी। देखो, यहाँ पर जमींदार बहुत ज़्यादा कमा रहा था। ठीक है, जमींदार जो है वो खेती का विस्तार हो रहा था, जो जमींदार की आय जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी नहीं बढ़ा सकता था अपना टैक्स, क्योंकि ये जो है फिक्स करके रखा था कि मैं इतना ही लूँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, जमींदार तो ज़्यादा कमा रहे थे लेकिन कंपनी पर यहाँ जो है कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इसके लिए कंपनी ने सोचा क्यों ना एक नई व्यवस्था को लाना पड़े। ठीक है, तो नई व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्ती में दोबारा बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, यानी कि टैक्स का सेटलमेंट में दोबारा हम लोग को चेंजेस लाना चाहिए। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय कर काम कैसे चला सकती थी। ठीक है, यानी कि अधिक पैसे की अगर ज़रूरत हो तो ये अस्थायी रूप से टैक्स जो नियम बनाया था उसको कैसे पालन कर सकती है। अगर इसने 50 रुपये का अस्थायी टैक्स लगाया था और इसे 60 रुपये की ज़रूरत है तो ये अपना काम कैसे चला सकती थी? यही बात यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कि क्योंकि इसने तो परमानेंट सेटलमेंट बना दिया था तो ये 50 की जगह 60 तो ले नहीं सकता है। ठीक है, अगर 60 की ज़रूरत है तो ये 60 ले नहीं सकता है। तो अब जो है कंपनी ने सोचा कि ज़मींदारों की जो है वो आय बढ़ रही है, तो ऐसा करते हैं मैं भी यहाँ पर नया व्यवस्था ला देता हूँ। तो कंपनी एक नया व्यवस्था लेकर आती है जिसे कहा गया है महालबारी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्ती की कमियों को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई जिसे महालबारी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था को 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया। इसमें गांव या गांवों के समूह को एक इकाई माना गया जिसे महाल कहा जाता था। ठीक है, इसमें क्या किया गया? तो गांव और गांव के समूहों को, ठीक है, गांव और गांवों के समूहों को इकाई माना गया। ठीक है, जिसे कहा गया? तो जिसे कहा गया कि महाल, और गांव का मुखिया राजस्व वसूलकर कंपनी को यहाँ पर देता था। ठीक है,
तो ये याद रखना कि महालवारी व्यवस्था किसने लाया था। तो महालवारी व्यवस्था जो है वो हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। कब किया था? तो 1822 में तैयार किया था। ठीक है, जिसका काम क्या था? इसमें काम यह था कि मुखिया को राजस्व वसूल कर कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है, इसमें गांव और गांव के समूह को इकाई माना गया था। तो अस्थाई बंदोबस्ती की कमी को देखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है रैयतवारी व्यवस्था, जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में टॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था लागू की। ठीक है, इस व्यवस्था में कंपनी सीधे किसान से लगान वसूलती थी। किसान को भूमि का मालिक बनाया गया, लेकिन उसे सीधा सरकार को कर देना पड़ता था। यहाँ पर क्या किया? इससे पहले मुखिया लाके ये करता था। जो महालवारी व्यवस्था था उसमें मुखिया जो है वो लगान वसूलता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो है किसान खुद जो है सरकार को टैक्स देती थी। इसमें किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया, यानी ज़मीन का मालिक किसानों को बनाया गया। उसके बाद कर की दर अधिक होने के कारण किसानों को अक्सर कर्जा लेना पड़ता था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाके में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। किसने देख लिया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है, तो जो इलाका उसने कब्जे में लिया था उस इलाके में इस व्यवस्था को चलाकर उसने देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। किसने इस व्यवस्था को विकसित किया? तो टॉमस मुनरो ने। और किधर लागू कर दी गई? तो दक्षिण भारत में धीरे धीरे करके लागू कर दी गई। ठीक है, रीड और मुनरो को लगता था कि सीधे किसानों से बंदोबस्ती करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। ये किसे लगता था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसानों से बंदोबस्ती करना चाहिए, ये किसे लगता था? तो रीड और मुनरो को लगता था कि सीधे किसानों से बंदोबस्ती करनी चाहिए। राजस्व आकलन से पहले उनके खेत का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ये किन्हें लगता था? तो रीड और मुनरो को। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता के भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, मुनरो ये मानते थे कि अंग्रेज जो हैं वो पिता के भांति किसानों की रक्षा करें। ठीक है, तो नई व्यवस्था भी बनाई गई, तो इसमें भी समस्या आया। जो भी व्यवस्था बनता है उसमें भी समस्या आता ही है। ठीक है, तो नई व्यवस्था लागू होने के महज कुछ साल बाद ही उसमें समस्या दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी के राजस्व के चक्कर में क्या हुआ? अधिकारियों ने इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो ज़मीन से जो आमदनी होती थी उसका आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर लगा दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गई थी और आशावादी अफसरों को लगता था कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अफसर ये सोचते थे कि किसान जो है वो संपन्न हो जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह संपन्न हो जाएंगे। अब देखिए यूरोप के लिए फसलें। ठीक है, तो 18वीं सदी में जो है किसान ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद 1.5 साल तक क्या किया कि अंग्रेज ने देश के विभिन्न भागों में किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर किया, जैसे कि बंगाल में पटसन, असम में चाय और अभी जो उत्तर प्रदेश है जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, इसमें गन्ना और पंजाब में गेहूँ। ठीक है, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की हर एक फसल को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या रंग का भी कोई इतिहास होता है। रंग मतलब कि कलर, तो कलर का भी कोई इतिहास होता है, यानी कलर का भी कोई हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये और ये, तो ये दोनों जो है सूती कपड़ा है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ डिजाइन बना हुआ है। तो जो चित्र 5 है, यानी कि ये वाला जो चित्र है, पहला वाला चित्र नंबर 5, तो चित्र 5 जो है तस्वीर, ये भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकर द्वारा बनाए गए
छाप हैं, ठीक है, जो कि कलमकारी छाप दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम्स मॉरिस द्वारा बनाए गए फूलों वाले छाप हैं, ठीक है। तो दोनों छाप में क्या है कि दोनों छाप में आपको एक ना एक समान चीज़ दिखाई दे रही है। छाप मतलब डिजाइन, ठीक है। तो दोनों डिजाइन में आपको एक ना एक चीज़ कॉमन दिख रही थी। वो कॉमन चीज़ क्या थी? तो वो चीज़ थी नीले रंग का इस्तेमाल किया गया। तो इसे छापने में जो नीला रंग दिखाई दे रहा था वो नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया गया होगा। ये बात जो है वो बताया जा रहा है कि वो जो नीला रंग जो तैयार किया गया था, वो जो छापा था कपड़े पे, जो डिज़ाइन बनाया था, वो भारत के नील से बनाया गया होगा। उस समय भारत दुनिया का नील का सबसे बड़ा स्रोत था। दुनिया में नील जो जाता था वो कहाँ से जाता था? तो भारत से ही जाता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय नील की इतनी ज़्यादा मांग क्यों थी? नील का पौधा जो है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। नील का पौधा क्या था? तो ये ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय इलाके में उगता था। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत गर्मी का मौसम होता है उस इलाके में उगता था। तो नील का पौधा जो है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक जो थे कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। कब तक? तो 13वीं सदी तक। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, क्योंकि कम मात्रा रहता था तो बहुत ज़्यादा कीमत रहता था। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को बैंगनी और नीले रंग में रंगने के लिए बोर्ड नाम का एक पौधा पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। किस नाम के पौधा का? तो बोर्ड नाम के पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर आपसे पूछे कि यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को बैंगनी रंग में और नीले रंग में रंगने के लिए किस पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि बोर्ड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। हर एक क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा इस वीडियो के बाद, ज़रूर से उसे भी देख लेना। पूरा चैप्टर पहले कंप्लीट करा देता हूँ, जितना भी चैप्टर है उसे कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा, तो उसे भी ज़रूर से देखना, ठीक है। तो बोर्ड का पौधा जो था वो सीतोर्सन, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, सीतोर्सन क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। सीतोर्सन मतलब शीत, जो कि जहाँ पर ओले गिरते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर उगता था, इसलिए यहाँ पर जो है यूरोप में ये आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्से में यह पौधा उगता था। कहाँ कहाँ उगता था? तो उत्तर के इटली में, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगाया जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादक ने अपनी सरकार पर दबाव डाला। नील के साथ देखो, नील के साथ कंपटीशन होता था। बोर्ड का काम भी वही था और नील का भी काम वही था, तो इसमें कंपटीशन हो जाता था। इसलिए वहाँ के लोगों ने अपने सरकार पर दबाव डाला, ठीक है, कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। यानी नील उसके कंट्री में आएगा ही नहीं, उसके देश में नील आएगा ही नहीं, इसीलिए उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। नील आएगा तब ना कंपटीशन बढ़ेगा, नील आएगा ही नहीं तो कंपटीशन कहाँ से बढ़ेगा। इसीलिए लोगों ने सरकार को कहा कि उस पर जो है रोक लगा दी जानी चाहिए। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। जो कपड़ा रंगता था वो लोग नील को ही पसंद करता था। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग जो है वो बेजान और फीका होता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नील का डिमांड क्यों था, तो नील का डिमांड इसलिए था क्योंकि नील से जो है वो चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग जो था वो बेजान और फीका था। तो कहोगे इतना ऊपर में ये सब क्यों लिखा? तो ये सब इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो है इतना छोटा सा अगर आप बताओगे आंसर तो कोई भी बोलेगा कि यार क्लास 8 में हो, 2 लाइन का आंसर बता रहे हो। इसीलिए आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है। टेंशन मत लो, भी क्वेश्चन आंसर भी मैं 2 से 4 दिन के भीतर करवा ही दूंगा, ठीक है।
तो 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादक ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपने सरकार को राजी कर लिया। ठीक है, यूरोपीय कपड़ा उत्पादक जो थे उसने सरकार को कहा कि इस पर जो है वो ढील दे दी जाए, मतलब इससे पर छूट दे दी जाए। ठीक है, तो सेंट डोमिंग्स में फ्रांसीसी और ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो है वो नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। ठीक है, तो 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिक का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। औद्योगिक युग जो है शुरू हो गया, तो इससे क्या हुआ कि कपास में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, कपास के उत्पादन में। अब कपड़े की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उस दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाला आरती अनेक कारणों के से बंद हो गई थी। ठीक है, ये जो मिलने वहाँ से मिलता था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से, तो ये जो है वो बंद हो गई थी। तो 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी। ठीक है, आखिरकार क्या हुई, तो भारतीय नील की मांग बढ़ गई। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो है सेम वर्ड जो है ना रिपीट हो गया है। तो पीडीएफ नोट्स बनाते टाइम बहुत सा बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि सेम वर्ड जो है रिपीट हो जाता है। तो इस चीज़ को तुम ध्यान से देख लेना, और इसको जो है जब भी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करोगे, नोट्स बनाओगे, तो इसको यहाँ पर ऐसे करके पेंसिल लेके या फिर पेन लेके ऐसे करके काट देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलो, तो ये नील जो है वो कहाँ मिल सकता था, नील जो था वो कहाँ मिल सकता था। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। कहाँ पर फैलने लगी थी, तो बंगाल में फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला जो नील था वो धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैलता जा रहा था। तो 1788 में क्या था कि आयात जो केवल 30% होता था, वो 1810 में बढ़कर 95% हो गया था। तो सोच रहे हो यहाँ पर कितना ज़्यादा आयात बढ़ गया, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ से जो है वो नील जाने लगा था, और उसका डिमांड कितना बढ़ गया। पहले 30% था, उसके बाद 95% हो गया। महज 12 और 10-22 साल के भीतर 30 से 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यवसायी एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कोई भी बिजनेस बढ़ता है ना, तो लोग उस पर पैसा लगाने लगते हैं। अधिकारियों ने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी तक को छोड़ दिया। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और नील के बागान लगाने लगे। ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं था उन्हें कंपनी ने कर्जा देना चालू कर दिया था। जिनके पास पैसा नहीं था, कंपनी ने कहा कि आओ कर्जा लो और नील की खेती करो। ठीक है, नील की खेती कैसे होती थी, तो नील की खेती जो है वो मुख्यतः 2 तरीके से होती थी। पहले होती थी निज और दूसरी होती थी रैयती। ठीक है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक जो है वो खुद जमीन में नील का उत्पादन करते थे। निज खेती में खुद करना पड़ता था। ठीक है, या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़ा पर लेते और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ये किसके अंतर्गत आता था, तो निज खेती के अंतर्गत आता था। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो उसमें समस्या आएगी ही। तो निज खेती में क्या क्या समस्याएं थी, बागान मालिक को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। ठीक है, इसमें क्या हो रही थी, क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। अगर इतना छोटा सा खेत है तो आप इसको बढ़ा के इतना बड़ा थोड़ी कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका खेत है तो आप उतना ही रहेगा, उससे आप बढ़ाकर ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हो। तो निज खेती में ये समस्या आ रही थी। ठीक है, अब क्या आ रही थी कि नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी, ये बंजर ज़मीन पर नहीं हो सकती थी। इसके लिए केवल क्या चाहिए था, उपजाऊ ज़मीन। तो ऐसी ज़मीन पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी। उपजाऊ जो ज़मीन थी उस पर आबादी जो थी वो पहले से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। ये जो लोग थे
मतलब नीच खेती जो करते थे उनके लिए छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत होती थी, बड़े बड़े खेतों की ज़रूरत पड़ती थी। बड़े पैमाने पर नीच खेती के लिए बहुत सारे हल बैल की भी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 बैल चाहिए होती थी। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछते कि 1 बीघा ज़मीन में नील की खेती करने के लिए कितने बैलों की आवश्यकता पड़ती थी, तो आप कहिएगा 2 बैल। ठीक है, पहले आप और दूसरे आपके दोस्त। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत ले लेना। ठीक है, तो 1 बीघा में खेती करने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, 2 बैल 2 हल की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इसका मतलब यह था कि अगर 1000 में करना है तो 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, हलों को खरीदने और उनका रखरखाव रखना भी एक बड़ा समस्या था कि खरीद कर रखेंगे कहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या था। ठीक है, अब आता है कि रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। अब हमने देखा कि नीज की खेती मतलब नीज खेती हो गया, और अब आता है रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। ठीक है, तो रैयती व्यवस्था में क्या होता था कि बागान मालिक जो है वो रैयतों के साथ एक सट्टा कर लेते थे, एक अनुबंधन कर लेते थे। ठीक है, कई बार वे गांव के मुखियाओं के साथ भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर लेते थे, उन्हें मना लिया जाता था। ठीक है, नील उगाने के लिए कम दर पर जो है वो ब्याज मिल जाता था, उसे लोन मिलता था कि आप नील की खेती करो। ठीक है, नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर उसे नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने के बाद रैयत को क्या होता था कि 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी ही होगी, कुछ भी हो जाए। तो बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल किसान पहले ही इन कर्जों से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। ठीक है, और उसके बाद उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये पहले से कर्जों में डूबे हुए थे। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, और कर्जों का सिलसिला जो था उनका कभी ख़त्म नहीं होता था। बागान मालिक चाहते थे कि ये किसान जो है वो अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील की खेती के साथ एक परेशानी क्या थी कि जब भी नील की खेती की जाती थी तो वो मिट्टी की जो है वो सारी उर्वरक क्षमता खींच लेती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि इसकी जड़ों की गहराई जो थी वो मिट्टी की सारी ताकत जो है वो खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, वहाँ धान या गेहूं किसी भी चीज़ की खेती नहीं की जा सकती थी। जहाँ पर एक बार नील की खेती हो जाए वो ज़मीन जो है वो पूरी तरह बंजर हो जाता था। ठीक है, अब आता है नील का विद्रोह। देखो, लोगों को ज़बरदस्ती कर्जा देकर नील का खेती करवाया जाता था, और जब उन्हें पता चला कि मेरा ज़मीन जो है वो बंजर हो गया, अब मेरा ज़मीन पर फसल नहीं उग सकता है, तो अब उन्होंने क्या किया, विद्रोह करना चालू कर दिया। ठीक है, तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। अगर आपसे पूछे कि नील की खेती से कब इनकार किया गया था, रैयतों ने कब इनकार किया था, तो 1859 में इनकार कर दिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैले, रैयतों ने बागान मालिक को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाला और 3 कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। ठीक है, औरतें अपनी बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। अब तो लड़ाई होगा, अब भयंकर लड़ाई होगा। काम करने से बहिष्कार कर दिया। लगान वसूली पर जो आदमी आता था उसको भी मारकर भगा दिया। आपने देखा होगा कि लोन रिकवरी एजेंट जो रहता है उस लोन लेने जाता है कि भैया आप लोन नहीं भर रहे हो 5 महीना साल भर से, तो उसको मारकर बहुत बार भगा दिया जाता है। तो ऐसा ही होने लगा। ठीक है, लगान वसूली के लिए जो भी एजेंट आता था, जो भी टैक्स लेने के लिए आता था, उसे पूरा मारा जाता था, एकदम मार पिटाई करके उसको भगा दिया जाता था। ठीक है, तो जो भी लोग थे वो सब कूदते जा रहे थे, यहाँ तक कि औरत भी जो है वो बर्तन लेकर लड़ाई में कूद रही थी। काम करने से लोगों ने बहिष्कार कर दिया, और रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती करेंगे और ना ही नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, और ना ही बागान मालिक के गुंडों से अब हम डरेंगे।
और उसके बाद फिर 1859 में नील के रैयतों को लगा कि बगान मालिक जो है उस ये खिलाफ में जो बगावत जो कर रहे हैं ये लोग किसान लोग, उसमें जो है वो उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, जमींदार और मुखिया जो है उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई करी कि अब तो यार लड़ाई करना ही है। ठीक है, कई स्थानों पर जो है वो रैयत को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगा कि अब तो लड़ाई हो के रहेगी, अब कुछ भी कर लो, अब तो लड़ाई हो के रहेगी। तो रैयत जो थे वो गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। ठीक है, इस बात से कौन डरे हुए थे? तो इस बात से डरे हुए थे जमींदार। ठीक है, किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और व्यापारिक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो डर गई थी कि कहीं फिर से ऐसा कोई विद्रोह चालू ना हो जाए। ठीक है, जब नील की खेती एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों के इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार जो है वो उनकी दुर्दशा से परेशान है। ठीक है, उसे लगा कि सरकार जो है वो हमारा सपोर्ट करेगी। मजिस्ट्रेट एलिस ईडन ने नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसने नोटिस जारी किया? तो मजिस्ट्रेट एलिस ईडन ने। ठीक है, किसने किया? तो एलिस ईडन ने क्या किया? तो नोटिस जारी किया और उसमें कहा गया कि रैयतों के नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन समझ लिया था। ठीक है, किसानों को ये लगने लगा कि ये जो है मेरा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो जो है विद्रोह शांत करना चाहते थे। ठीक है, उसने क्या कहा कि किसान जो है अभी नील की खेती नहीं करेगा। कुछ दिन ऐसा जो है नोटिस जारी कर दिया ताकि उससे क्या होगा कि विद्रोह शांत हो जाएगा। सरकार भी अक्सर ऐसा ही करते हैं, अगर कहीं पे कोई विद्रोह होता है, जिस चीज़ की मांग होती है तो सरकार कहते हैं ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, तो फिलहाल जो है विद्रोह शांत हो जाता है। तो सरकार ऐसा ही अंग्रेज भी चाह रहे थे। देखो, जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग जिले की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान के मालिक की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिक की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। ठीक है, बगान का जो मालिक था, जो भी बगान का ज़मीन का मालिक था, उसकी रक्षा के लिए सेना बुलाना पड़ा था। इसके बाद नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बना दिया गया। ठीक है, इस आयोग ने बगान मालिक को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की कि तुम लोग ही बगान मालिक जो है जोर जबरदस्ती करते हो। आयोग ने कहा नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। किसने कहा? तो नील आयोग ने कहा कि ये जो नील की खेती है वो रैयतों के लिए अच्छी नहीं है। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन जो है वो धाराशायी हो गया, मतलब पूरी तरह ख़त्म हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण हो गया। कृत्रिम मतलब होता है कि जो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, जो कलर नेचुरल जो नहीं होता है वो होता है कृत्रिम। ठीक है, इससे उनका व्यवसाय भी जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। किनका व्यवसाय? तो बगान मालिकों का। ठीक है, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1717 में महात्मा गांधी ने यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत
की थी। ठीक है, जो कि आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे। ये जो है 1717 में जो महात्मा गांधी का ये जो दौरा था नील मालिकों के लिए, नील बागान के मालिकों के खिलाफ जो था, वो आप इसे 1717 में पढ़ोगे। ठीक है, मतलब क्लास 10 में पढ़ोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट तथ्य आता है, मतलब जो जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, जो इम्पॉर्टेंट डेट आया उसके बारे में। तो बंगाल की दीवानी कब बनी? बंगाल की दीवानी जो है वो कंपनी कब बनी थी? तो 12 अगस्त 1765 में। 1770 में क्या हुआ? तो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लागू हुई। 1822 में क्या हुआ? तो महलवारी व्यवस्था लागू हुई। थॉमस मुनरो कौन था? तो थॉमस मुनरो रैयतवारी व्यवस्था लाने वाला एक आदमी था। आदमी नहीं था यार, कौन था? थॉमस मुनरो कौन था? अगर तुमने पढ़ा है तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर तुमने ऐसे ही मतलब वीडियो स्किप कर दिया तो तुम्हें नहीं पता होगा थॉमस मुनरो कौन है। ठीक है, अब आता है नील की खेती। तो नील की खेती जो है वो 2 प्रकार की थी, नीज और रैयतवारी। नीज खेती क्या थी और रैयतवारी खेती क्या थी, इस चीज़ को अच्छे से याद करना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजस्व वसूली के लिए कई व्यवस्था लागू की। इनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक जो है धन कमाना था। भारी लगान, अकाल और नील की जबरन खेती के कारण किसानों का जीवन जो है वो कठिन होता जा रहा था या कठिन हो गया था। फिर भी किसानों से संघर्ष किया और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो कमेंट करना पीडीएफ, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।